लल्लन मियाँ ने बहुत मेहनत से यह गैराज बनाया था और आज उनका यह काम इतना बढ़ गया था कि लल्लन मियाँ के सभी बेटे भी इसी काम में लग गए थे। पर आजकल गैराज के काम में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। ग्राहक भी यहाँ वहाँ बढ़ गए थे, जिसके चलते धंधा थोड़ा मंदा हो गया था। इससे लल्लन मियाँ थोड़े परेशान भी रहते थे। उनकी परेशानी की वजह थी उनका मकान अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया था। 2 कमरे और एक रसोई घर ही था। लल्लन मियाँ के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों की शादी हो चुकी थी और तीसरा बेटा अनस अभी तक कुंवारा था। दोनों बहुओं का दोनों कमरों पर कब्जा हो गया। अम्मी अब्बू बरामदे में सो जाते और अनस आंगन में। पता नहीं क्यों, पर जब भी अनस के अब्बू उससे रिश्ते की बात करते तो वह उनकी बात सिरे से ही खारिज कर देता। अब अनस से क्या कहूँ, तुम ही बताओ अनस की अम्मी कि वह 22 बरस का हो चुका है, शादी करने की सही उम्र है और फिर फरजाना जैसी अच्छी लड़की भी तो ना मिलेगी, पर यह मानता ही नहीं। लल्लन मियाँ अनस की अम्मी से मशवरा कर रहे थे। अजी आप इतनी गर्मी से बात मत करो, जवान लड़का है, क्या पता कहीं उसके दिमाग में किसी और लड़की का ख्याल बसा हो। मैं अपने हिसाब से पता लगाती हूँ, अनस की अम्मी ने शक जाहिर करते हुए कहा। जुम्मे वाली रात को अम्मी ने अनस को अपने पास बिठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, देख अनस, तेरे अब्बू ने बड़ी मेहनत से इस परिवार की खुशियों को संजोया है। यह छोटा सा मकान बनाकर उन्होंने अपने सपनों में सुनहरे रंग भरे हैं और अब हम दोनों ही यह चाहते हैं कि तेरी शादी अपनी इन आंखों से देख लें। पर अम्मी, मैं तो अभी निकाह करना ही नहीं चाहता, अनस बोला। देख बेटा, हर चीज की एक उम्र होती है और तेरी शादी कर लेने की उम्र हो गई है। हाँ, अगर कोई लड़की खुद के लिए पसंद कर रखी हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता सकता है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इतना कहकर अनस चला गया। अगले दिन ही अनस ने शमा से मुलाकात की। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, अनस परेशान हालत में कह रहा था। तो कर लो शादी, इसमें हर्ज क्या है, शमा ने हंसते हुए कहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शमा, अब्बू ने बड़ी मुश्किल से 2 कमरे का मकान बनवाया है। उन दोनों कमरों में दोनों बड़े भाई रह रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं शादी करके भला क्या तुम्हें आंगन में बिठा दूं? अनस काफी गुस्से में था। अब तो ऐसे में हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम शादी कर लें और उसी घर में जैसे तैसे गुजारा करें। दूसरा रास्ता ये है कि हम तुम पैसे जमा करें और जो छोटी मोटी रकम जमा हो सके उससे एक छोटा सा कमरा बनवा लें, शमा ने कहा। दरअसल अनस ने अपनी जिंदगी में एक वह समय भी देखा था जब अब्बू ने प्लॉट खरीदने के बाद दीवारों तो खड़ी कर दी थी, पर पैसों की तंगी के चलते कमरे बनवा पाना उनके बस में नहीं रहा था। इससे अनस के दोनों बड़े भाइयों कमर और जफर को दिक्कत हुई, क्योंकि दोनों शादीशुदा थे और दिन भर के काम के बाद अपनी बीवियों के साथ रात गुजारे भी तो कैसे। हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों भाइयों की चारपाई अलग और उनकी बीवियों की चारपाई अलग पड़ने लगी। पर भला ऐसा कब तक चलता? उन सभी की जिस्मानी जरूरत उन लोगों को एक साथ रात गुजारने को कहती थी, पर हालात के चलते ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लग रहा था। अपनी जिस्मानी जरूरत और रात गुजारने की मुहिम की शुरुआत करने में पहला कदम बड़े भाई कमर ने उठाया। बड़े ही करीने से कमर ने अपनी चारपाई को दीवार से सटाकर डाल दिया और उसके ऊपर आड़े तिरछे बांस अड़ाकर एक खांचा बनाया और उसके ऊपर से एक बेहतरीन टाट का पर्दा डाल दिया। अब ये जगह ही कमर और बीवी का ड्राइंग रूम थी और यही जगह उनका बेडरूम भी। छोटे भाई जफर को ये सब थोड़ा अजीब भले ही लगा हो, पर उसने कभी हाव भाव से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद उसने भी दूसरी दीवार के पास अपनी चारपाई डालकर उसे भी टाट से कवर करके अपना बेडरूम बना लिया। कमर और जफर और उनकी बीवियां तो अब टाट के पर्दे के अंदर सोते और बाकी सब लोग आंगन में। अनस के दोनों बड़े भाई बेफिक्री से रात में अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजा लूटते, पर उन लोगों की चारपाई की चूचू की आवाज अनस की नींद खराब करने को काफी होती। भाभियों की खनकती चूड़ियां अनस को बिना कुछ देखे ही टाट के अंदर का सीन दिखा जाती। कुआरा अनस आंगन में लेटे लेटे ही बेचैन हो उठता। कुछ समय तक एक खास अंदाज में चारपाई की चूचू होती
और उसके बाद एक खामोशी छा जाती। कहने को तो हर काम पर्दे में हो रहा था, पर हर चीज बेपर्दा हो रही थी। अगर किसी रात में कमर की चारपाई पर खामोशी होती तो जफर की चारपाई पर आवाजें शुरू हो जाती। अनस अक्सर सोचता कि भला ये आवाजें अम्मी अब्बू को सुनाई नहीं देती होंगी। क्या वे लोग जानबूझकर इन आवाजों को अनसुना कर देते हैं? रात में होने वाली इन आवाजों से अनस परेशान हो जाता। उसके भी कुंवारे मन में कई उमंगे जोर मारने लगती और वे कभी कभार तो अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठ जाता। और जब सुबह के समय गैराज में नींद ना पूरी होने के चलते काम में उसका मन नहीं लगता, तब अब्बू और उसके बड़े भाई उसे डांटते। ये सारी परेशानियां कम जगह और पैसों की तंगी के चलते ही होती थी। अनस हमेशा ही एक अलादीन के चिराग की खोज में रहता, जिससे उसकी सारी माली तंगी दूर हो जाती। हालांकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कमर और जफर ने खूब मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और छोटे छोटे 2 कमरे बनवा लिए, जिन्हें दोनों शादीशुदा भाइयों ने आपस में बांट लिया। पर अनस और अम्मी अब्बू के लिए अब भी कमरा नहीं था। वे सब अब भी बाहर बरामदे में ही सोते थे। पैसे और जगह की तंगी के चलते ही अनस ने अपने मन में यह फैसला ले लिया था कि जब तक घर में रहने के लिए एक कमरा नहीं बनवा लेगा, तब तक वह शादी के लिए हामी नहीं भरेगा। और इसलिए अनस ने अब तक शादी के लिए हामी नहीं भरी थी। उस दिन पता नहीं क्यों शमा फोन पर बहुत घबराई हुई थी। अनस, आज ही तुमसे मिलना जरूरी है। बताओ कहाँ और कितनी देर में मिल सकोगे? हाँ, मिल तो लूंगा, पर सब खैरियत तो है? पर उसकी इस बात का शमा ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन काटा जा चुका था। दोपहर को 2 बजे शमा और अनस उसी पार्क में एक साथ थे जहां वे अक्सर मिला करते थे। अब्बू मेरा निकाह कहीं और करने जा रहे हैं। अगर मुझसे निकाह नहीं करना है तो कोई बात नहीं, शमा ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब तक मैं अपने घर में एक कमरा ना बनवा लूंगा तब तक कैसे निकाह कर लूं? तुम ही बताओ। अनस ने अपनी परेशानी जाहिर की। हाँ, मैं तुम्हारे घर की परेशानी समझती हूँ, पर एक कमरा ना सही तो क्या हुआ? जहाँ दिलों में गुंजाइश होती है वहाँ सब कुछ हो जाता है। और फिर मेरे हाथों में भी हुनर है। शादी के बाद मैं भी कशीदाकारी का काम करूँगी और हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे, तो हम एक कमरा बहुत जल्दी ही बनवा लेंगे। शमा ने राह सुझाई। अनस बेचारा 2 राहे पर फंस गया था। अगर वह शमा से निकाह करता है तो उसके घर में कमरे की परेशानी है, और अगर यह बात सोचकर वह शादी नहीं करता है तो शमा उसकी जिंदगी से चली जाएगी। क्या करे और क्या ना करे, इसी ऊहापोह में अनस गैराज में आ गया और काम करने लगा। पर उसका मन काम में ना लगता था। बार बार उसकी आंखों के सामने शमा का चेहरा घूम जाता था और वह खुद को एक हारा हुआ खिलाड़ी महसूस करने लगता था। एक दिन जब अनस को और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपनी और शमा की मोहब्बत के बारे में अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी को अनस की यह साफ गोई पसंद आई और उन्होंने भी अब्बू से बात करके शमा के घर पैगाम भिजवा दिया। शमा के घर वाले भी सुलझे हुए लोग थे। उन्होंने भी रिश्ता पक्का करने में कोई देर नहीं की और अनस का निकाह शमा के साथ कर दिया। घर के दोनों कमरों में बड़े भाई भाभियों का कब्जा था, लिहाजा अपनी शादी की पहली रात में अनस को भी एक दीवार का ही सहारा लेना पड़ा। उसने अपनी चारपाई एक दीवार के सहारे लगाकर उस पर एक सुनहरे रंग का पर्दा लगा दिया। नई दुल्हन के लिए कोई भाभी अपना अपना कमरा 2-3 दिन के लिए खाली नहीं कर सकती थी क्या? पर नहीं, यहाँ तो बूढ़ों के भी रंगीन ख्वाब हैं। भन भना रहा था अनस। पूरी रात अनस ने शमा को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वह चारपाई से निकलने वाली आवाज़ों से अनजान न था। अपने मन को कड़ा किया वह चारपाई के एक कोने में बैठा रहा, जबकि शमा दूसरी तरफ। 2 दिल कितने पास थे, पर उनके जिस्म एक दूसरे से कितनी दूर। अगले दिन से ही अनस को पैसे कमाने की धुन लग गई थी। वह जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर अपने और शमा के लिए एक कमरा बनवा लेना चाहता था, इसलिए गैराज में 12-12 घंटे काम करने लगा था। एक दिन की बात है, अनस जब गैराज में काम कर रहा था तभी एक बड़े आदमी की गाड़ी वहां आकर रुकी। उस गाड़ी के एयर कंडीशनर की गैस निकल जाने के चलते एयर कंडीशनर नहीं चल रहा था और उसमें बैठा हुआ आदमी बेहाल हुआ जा रहा था। अनस ने उसकी परेशानी समझी और फटाफट काम में लग गया। तकरीबन आधा घंटे में उसकी गाड़ी का एयर कंडीशनर ठीक कर दिया। बड़े मेहनती लगते हो,
मुझे मेरे काम में भी तुम्हारे जैसा जवान और मेहनती लोगों की जरूरत रहती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे काम की अच्छी कीमत दूंगा। पर मुझे क्या करना होगा? एक गाड़ी वाले से गाड़ी का ही काम तो लूंगा ना, उसकी चिंता मत करो। अगर मन करे तो मेरे इस पते पर आ जाना। इतना कहकर वे सेठ चला गया। यह एजाज खान का कार्ड था, जो दवाओं का होलसेलर था। अनस पैसों के लिए परेशान तो था ही, इसलिए एक दिन एजाज खान के पते पर जा पहुंचा और काम मांगा। ठीक है, तुम्हें काम मिलेगा, पर मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। मुझे तुम्हारे जैसे तेज ड्राइवर की जरूरत है, जो रात में ही इस गाड़ी को शहर के बाहर ले जा सके और सुबह होने से पहले वापस भी आ सके। शहर के बाहर वाले पेट्रोल पंप पर एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, जिसे तुम्हें ये दोनों डब्बे देने होंगे और वापस यहीं आना होगा। पर इन डब्बों में क्या है? इन डब्बों में ड्रग्स हैं। मैं ड्रग्स का काम करता हूँ और इसके शौकीन लोगों को इसकी डिलीवरी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अनस अच्छी तरह समझ गया था कि एजाज खान उससे गैर कानूनी काम करवाना चाहता है, पर अपनी शादीशुदा जिंदगी में रंग घोलने के लिए अनस को भी पैसों की जरूरत थी। अनस को ये काम करने में थोड़ी हिचक तो हुई, पर उसने इसे करना मंजूर कर लिया। उसने एजाज खान की गाड़ी शहर से बाहर ले जाकर पेट्रोल पंप पर खड़ी करके वे डब्बे एक शख्स को दे दिए और वापस आ गया। एजाज खान ने उसे इस जरा से काम के 25,000 रुपए दिए तो अनस बहुत खुश हुआ। बस शमा, अब देर नहीं, ये देखो 25,000 रुपए। मुझे एक नया काम मिल गया है, जिसके जरिए मैं खूब सारे पैसे कमा लूंगा और फिर अपना एक अलग कमरा होगा, जिसमें हम दोनों खूब प्यार कर सकेंगे। घर आकर अनस ने शमा के हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा। यह सुनकर एक अच्छे भविष्य की कल्पना से शमा की आंखें भी छलछला आईं। 2 दिन बाद अनस के मोबाइल पर एजाज खान का फोन आया, जिसमें उसने एक बार और गाड़ी को दवा की डिलीवरी करने के लिए अनस को बुलाया। हालांकि इस बार दवाओं के डब्बों की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन पिछली बार की तरह अनस इस बार भी आराम से दवाएं डिलीवर करके आया था और इसके बदले में एजाज खान ने उसे 40,000 रुपए दिए। अनस से ज्यादा खुश आज कोई नहीं था। वह पैसे लेके सीधा बाजार पहुंचा और वहां से एक मिस्त्री की सलाह से ईंट, सीमेंट और मोरंग का ऑर्डर कर दिया। वह जल्द से जल्द अपना कमरा बनवा लेना चाहता था। अनस बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके नथुनों में सीमेंट और मोरंग की महक रच बस जाती थी। वह सोच रहा था कि जिंदगी में सारी तकलीफें पैसों की कमी से आती हैं, पर आज अनस के पास पैसा भी था और मन ही मन में यह सुकून भी था कि अब उसे और शमा को टाट के सामने नहीं सोना पड़ेगा। रात के 11 बजे होंगे कि अचानक अनस का मोबाइल बजा। उधर से एजाज खान बोल रहा था, तुम अभी मेरे पास चले आओ और एक गाड़ी दवा की लेकर तुम्हें शहर के बाहर जाना है। वहाँ पर एक आदमी तुमसे माल लेगा, पर अभी तो आधी रात हो रही है और फिर मैं सोया भी नहीं हूँ। मैं कैसे जा सकता हूँ? ज्यादा चू चपड़ मत करो और चले आओ। पिछली बार से 2 गुना दाम दूंगा और वैसे भी हमारे धंधे में आने का रास्ता तो है, पर जाने का कोई रास्ता नहीं। कहकर एजाज खान ने फोन काट दिया। इतनी रात गए जाना पड़ेगा, ज्यादा चू चपड़ मत करो और चले आओ। पिछली बार से 2 गुना दाम दूंगा और वैसे भी हमारे धंधे में आने का रास्ता तो है, पर जाने का कोई रास्ता नहीं। कहकर एजाज खान ने फोन काट दिया। इतनी रात गए जाना पड़ेगा। शमा ने पूछना चाहा, बस मैं यूं गया और यूं आया। एजाज खान से गाड़ी लेकर अनस चल पड़ा। हाईवे पर उसकी कार तेजी से भागी जा रही थी। अचानक से उसके सामने पुलिस की 2 जीपें रोड के बीचों बीच खड़ी थी। ना चाहकर भी अनस को अपनी कार रोकनी पड़ी। हमें तुम्हारी गाड़ी चेक करनी है, पीछे का दरवाजा खोलो, एक पुलिस वाले ने कहा। अनस के माथे पर पसीना आ गया। पीछे कुछ नहीं है सर, दवाओं के डब्बे हैं, बस इन्हें ही पहुंचाने जा रहा हूं, अनस ने कहा। हाँ तो ठीक है, जरा हम भी तो देखें कि कौन सी दवाएं हैं जिन्हें तू इतनी रात को ले जा रहा है, पुलिस वाला बोला। अनस को अब भी उम्मीद थी कि वह बच जाएगा, पर शायद ऐसा नहीं था। पुलिस ने दवा के डिब्बे में छिपी हुई चरस बरामद कर ली थी। अनस को गिरफ्तार कर लिया गया। अनस के हाथ पैर फूल गए थे। अगले दिन खुद पुलिस वालों ने अनस के मोबाइल से उसके घर वालों को सारी सूचना दी। शमा यह खबर सुनकर बेहोश हो गई। अब अनस को किसी कमरे की जरूरत नहीं थी। उसकी बाकी जिंदगी के लिए तो जेल का ही कमरा काफी था, क्योंकि ड्रग्स के जाल में वह फंस चुका था।